हेलो बच्चों। दोस्तों, आपको कल समय मिलेगा, यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आपको मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एलिमेंट्स की हमने लास्ट सेशन में जनरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया। आज हमें इस सेशन में एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। उससे पहले रिड्यूसिंग नेचर को जानना होगा, रिड्यूसिंग नेचर को अंडरस्टैंड करना होगा। काफी स्टूडेंट्स को रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम जानेंगे रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है। देखिए, एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को रिड्यूसिंग नेचर और कैरेक्टर बोला जाता है। एल्कली मेटल्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करती हैं, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करती हैं। इस नेचर को बोला जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। देखिए ध्यान से, एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सीजियम। लिथियम का जिक्र नहीं किया गया है, कुछ खास बात होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लिथियम के केस में कुछ खास बात होगी। हाउएवर, लिथियम इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम। दिस इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस। ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइन किया जाता है। एम सॉलिड एम गैस में कब जाएगा? कब जाएगा? अगर एक एटम की बात की जाए तब जाएगा जब डेल्टा एच एटोमाइजेशन खिलाई जाए। डेल्टा एच एटोमाइजेशन खिलाई जाए, जी हाँ, इसको एनर्जी खिलाई जाए। इस प्रकार से इस लैटिस से एक एटम हमने सेपरेट किया डेल्टा एच एटोमाइजेशन खिलाने से, और यह एटम गैसियस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। इसके बाद और एनर्जी खिलाई ताकि एम गैस एम प्लस गैस में जा पाए। इसके लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी खिलानी होगी। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद एम प्लस गैस से एम प्लस एक्वस तक जाना है। इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान से देखिए, इसके लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन को कंसिडर करना होगा। अगर एक काम वाटर की प्रेजेंस में चल रहा है तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में डेल्टा एच टोटल क्या होगा? डेल्टा एच टोटल ही डिसाइड करता है रिड्यूसिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन जल्दी करता है, कौन देरी से करता है? डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। जिस केस में ये एल्जेब्रिक सम नेगेटिव मिलता है, मोर नेगेटिव मिलता है, उसकी टेंडेंसी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करने की सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए, लिथियम प्लस के केस में क्या होगा? लिथियम प्लस के केस में स्मॉल साइज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज बाय साइज, ये ज्यादा है, साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज तो सेम होगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सोडियम करता, पोटासियम करता, रुबिडियम करता, सीजियम करता है। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज तो सेम होगा, लेकिन साइज लिथियम के केस में स्मॉलर होगा। तो देखिए, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी। यह हमने प्रीवियस सेशन में भी अंडरस्टैंड किया। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ मिल पाएंगे, इस प्रकार से मिल पाएंगे। ध्यान से देखिए,
बिल्कुल ध्यान से देखिए, वाटर में ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। क्यों होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसकी एबिलिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा होगा। काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से ऑक्सीजन के थ्रू लिथियम प्लस के साथ इंटरेक्शन में होंगे। देखिए, डेल्टा माइनस प्लस चार्ज, काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ इस प्रकार से इकट्ठा हो जाएंगे। इसकी होगी हाई हाइड्रेशन। यानी इस प्रकार से अगर डेल्टा एच टोटल मोर नेगेटिव होगा तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तभी हो पाएगा जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। लिथियम के केस में हाई हाइड्रेशन होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी। यानी यहां से एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होगा। अगर एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होगा, लिथियम की वाटर में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। जी हां, रिड्यूसिंग नेचर वाटर में ही कंपेयर किया जाता है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करना होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करना होगा तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लिथियम एक्ट एज स्ट्रोंगेस्ट reducing agent among all members of alkali metals। इस पॉइंट को नोट कीजिए। एंड सोडियम टू सीजियम रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। इसके बाद देखिए, हाइड्रेशन पर रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद लिथियम के बाद साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी उतना मैटर नहीं करेगी जितना कौन मैटर करेगा? जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैटर करती है। जी हां, इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी सोडियम से सीजियम कौन डिसाइड करेगा रिड्यूसिंग नेचर को? आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिसाइड रिड्यूसिंग नेचर। और लिथियम के केस में ज्यादा हाइड्रेशन होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डिसाइड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ लिथियम विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल मेंबर्स। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें करना है अंडरस्टैंड। एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इज ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जी हां, एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, साइज बड़े होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अगर हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी कम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी दोस्तों ज्यादा होगी। इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया। तो इसके बाद देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम मूव करते हैं तो देखिए, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। जी हां, साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इसके अलावा देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। तो दोस्तों रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को नोट कीजिए, याद कीजिए। अगर आपने पॉइंट नोट कर लिया है और याद भी कर लिया है तो इसके बाद देखिए, काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें वन बाय वन अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले डाई हाइड्रोजन गैस के साथ क्या प्रोडक्ट मिल पाएगा? ध्यान से देखिए, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। कैसे हाइड्राइड्स होंगे? हाइड्रोजन चैप्टर में हमने याद किया, हाइड्राइड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एल्कली मेटल्स के केस में हाइड्राइड आयनिक होंगे। कैसे होंगे? आयनिक होंगे मेटल से। जी हाँ,
तो मेटल्स कैसे कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्राइड कैसे होंगे? आयनिक होंगे। देखिए जनरलाइज करते हैं, M प्लस H2, M प्लस H2 हीट किया तो देखिए M प्लस H माइनस, M प्लस H माइनस, मेटल से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्या होगा? M प्लस H माइनस फॉर्म होगा, आयनिक हाइड्राइड फॉर्म होगा, आयनिक हाइड्राइड फॉर्म होगा। ध्यान से देखिए, ये जो MH है, इस टाइप का हाइड्राइड लिथियम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। लिथियम हाइड्राइड LiH। सोडियम बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है, NaH। पोटासियम KH। इस प्रकार से देखिए बाकी मेंबर्स भी इस टाइप के आयनिक हाइड्राइड बना पाएंगे। हमें इन हाइड्राइड से रिलेटेड इंपोर्टेंट बातें जाननी होंगी। देखिए डाउन द ग्रुप अगर हम लिथियम से सीधे मूव करते हैं, H माइनस का साइज स्मॉल होगा, लेकिन देखिए लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा। तो क्या बड़ा कैटायन, छोटा एनायन, क्या अच्छा लैटिस बन पाएगा? लैटिस तो तभी अच्छा बनेगा जब कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो देखिए इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को नोट कीजिए, डाउन द ग्रुप मूव करने पर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके तो इसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स का इस प्रकार से अगर डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, LiH, NaH, KH, इस प्रकार से मूव करते हैं तो ये भी डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें जानना होगा अगर इन हाइड्राइड को एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा? कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, compounds containing acidic H can react with these hydrides and can evolve H2 गैस। H2 गैस इवोल्व हो सकती है क्या? जी हाँ, डेफिनेटली इवोल्व हो सकती है। किस प्रकार से इवोल्व हो सकती है? देखिए वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया जाए, NaH को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए क्या होगा? NaH को रिएक्ट किया जाए एल्कोहल के साथ, ROH इज एल्कोहल, इसके साथ रिएक्ट किया जाए क्या होगा? NaH को रिएक्ट किया जाए एसिटाइलिन के साथ, ये एसिटाइलिन है, तो क्या होगा? काफी सारे रिएक्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। NaH वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होगा, इसको हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए यहीं से स्टार्ट करना है हमें इस डिस्कशन को। NaH कैसे वाटर के साथ रिएक्ट होगा? ये H माइनस हमारे पास है, यहां देखिए हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज सफिशिएंट होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। अगर इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, अटैक होगा, अटैक होने के बाद देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। क्या फॉर्म होगा? अगर यहां से H प्लस H माइनस के साथ कंबाइन होते हुए H2 गैस इवोल्व होगी तो Na प्लस रिमेनिंग OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा और NaOH फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए यहां सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। यहां देखिए H माइनस यहां अटैक करता है, ये H इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, डेल्टा प्लस चार्ज सफिशिएंट है, अटैक होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। और यहां से देखिए
RO माइनस, यहां से Na प्लस, क्या फॉर्म करते हैं NaOR। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन नॉर्मली एसिडिक नहीं होता है, लेकिन ये कार्बन स्पेशल टाइप का कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये कार्बन कैसे स्पेशल टाइप का कार्बन है। ध्यान से देखिए, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो परसेंटेज s 50 है। देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज s ज्यादा हो उस केस में कार्बन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर परसेंटेज s 50 हो उस केस में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। परसेंटेज s डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन खींच रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए H माइनस का अटैक होगा, अटैक होने के बाद कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। यहां से भी होगी, यहां से भी होगी। क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए, ये फॉर्म होगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस इवोल्व होगी H2 गैस। बैलेंस आप कर ही लेंगे, इस पॉइंट को नोट करना है। ये आप एल्काइन में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आई होप आपने पहले से भी अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं किया होगा तो जब एल्काइन डिस्कस होगा आपसे, तब उस टाइम आपको एल्काइन में जरूर बताया जाएगा ऐसा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा कार्बन हुआ तो उस केस में उस कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को ऐसा H माइनस निकाल नहीं पाएगा, H2 गैस नहीं बना पाएगा। ये स्पेशल केस है। ऐसा एसिटाइलिन के केस में होगा और टर्मिनल एल्काइन के केस में होगा। देखिए टर्मिनल एल्काइन इस टाइप से है, इसके साथ KH को रिएक्ट किया या फिर NaH को रिएक्ट किया, क्या होगा ये देखिए, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज सफिशिएंट होगा। किसके लिए सफिशिएंट होगा, इसके अटैक के लिए। H2 गैस इवोल्व होगी, जी हां इवोल्व होगी। क्या फॉर्म होगा, देखिए R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस K प्लस H2 गैस इवोल्व होगी, डेफिनेटली इवोल्व होगी। इसके बाद देखिए, अगर ऐसा एल्काइन हुआ तो क्या NaH के साथ रिएक्ट होगा, या फिर एल्कीन का केस हुआ क्या रिएक्शन होगी, सोचिए इसके बारे में। या फिर एल्केन का केस हुआ क्या रिएक्शन होगी, सोचिए इसके बारे में, ध्यान से देखिए। इस केस में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तभी तो एसिडिक होगा। जब अटैच्ड है ही नहीं, एसिडिक नहीं है, नो रिएक्शन। यहां देखिए इस केस में ये sp2 है, sp नहीं है, sp होगा उस केस में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होगा, या तो sp2 है, परसेंटेज एस कम है, कितने हैं 33.33 है, यानी यहां डेल्टा प्लस चार्ज कम होगा, H माइनस का अटैक नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन। एल्केन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां परसेंटेज एस और कम है, 25 है। यहां भी देखिए डेल्टा प्लस चार्ज काफी कम होगा, इतना कम होगा जब यहां अटैक नहीं हुआ, इसके कंपैरिजन में परसेंटेजेस ज्यादा थे, तो यहां भी अटैक नहीं होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो यहां देखिए सल्फर के साथ H अटैच्ड हो, सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, जी हां सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज होगा, अटैक होगा, बिल्कुल होगा अटैक। क्या फॉर्म होगा, RS माइनस Na प्लस H2 गैस इवोल्व होगी, जी हां इवोल्व होगी। ये स्पेशल केस है। देखिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो जाएगी। नॉर्मली कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होगा,
वहां से H2 गैस इवोल्व हो पाएगी, हाइड्रोजन का रिमूवल हो पाएगा। याद है आपको? देखिए एल्काइन के केस में आपने अंडरस्टैंड किया, यहां H माइनस का अटैक हुआ तो यहां से H2 गैस इवोल्व हो पाई, लेकिन यहां तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो क्या हुआ, यहां देखिए कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है। ध्यान से देखिए क्या स्पेशल है। H माइनस का यहां अटैक करते हैं और माइनस चार्ज लेकर आते हैं। ध्यान से देखिए, और माइनस चार्ज लेकर आते हैं, H2 गैस को इवोल्व करवाते हैं। तो यहां देखिए क्या स्पेशल होगा। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, भगवान ने आंखें दी देखकर बता सकते हैं ये साइक्लिक है। प्लेनर है, जी हां प्लेनर भी है, रिंग ये प्लेनर है। और 4n प्लस 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। 4n प्लस 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। कैसे हैं देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस को आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बेहतरीन अंदाज में रेजोनेंस को अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए रेजोनेंस है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, इनसे भी पाई बॉन्ड बन रहा होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखिए कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 + 2 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा। यहां देखिए n को 1 पुट करते हैं तो क्या हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक होगा? जी हां, हक्कल रूल की यही कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक होगा, अगर ये फॉर्म एरोमेटिक होगी तो हम बोल सकते हैं ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। इस प्रकार से यहां से इस हाइड्रोजन को रिमूव करने पर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ये हाइड्रोजन डेफिनेटली रिमूव होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, तो H2 गैस इवोल्व होगी। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, तो ये फॉर्म होगा, डेफिनेटली फॉर्म होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस की करनी है बात, खास बात करनी है। लिथियम रिएक्ट होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, केवल और केवल लिथियम रिएक्ट होगा। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये रिएक्ट नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम इज ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 1 दैट रिएक्ट्स विद डाई नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्राइड, बाकी रिएक्ट नहीं होंगे, स्टेबल नाइट्राइड्स नहीं बनेंगे। देखिए लिथियम का ही स्मॉलर साइज होगा, बाकी के साइज बड़े होंगे, बड़े होंगे, और नाइट्रोजन का साइज भी छोटा होता है, तो देखिए बाकी के साइज बड़े होंगे। इस प्रकार से स्मॉलर एनायन के साथ, स्मॉलर एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कौन? बिगर एटम्स। जी हां, स्टेबल नाइट्राइड्स नहीं बन पाएंगे, लिथियम ही रिएक्ट हो पाएगा। ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद डाई नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफर, यहां से यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफर। आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में अगर ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी हां, कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगी 2,5, 7 एटॉमिक नंबर है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या टेंडेंसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए क्या फॉर्म होगा, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रोजन 3 माइनस। इस प्रकार से चार्ज के क्रॉसओवर के बाद क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन नंबर के क्रॉसओवर के बाद लिथियम नाइट्राइड मिलता है। नोट कीजिए। और अगर इस लिथियम नाइट्राइड को किसी क्वेश्चन में हाइड्रोलाइज किया जाए तो क्या होगा? किसी भी नाइट्राइड को इस प्रकार से मेटालिक नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज किया जाए, ध्यान से देखिए, पानी के साथ ट्रीट किया जाए या एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, क्या होगा? यहां देखिए N3 माइनस इज
नाइट्राइड क्या होगा? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी N3 माइनस को, की कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी N3 माइनस को H प्लस के साथ ट्रीट किया जाए, H प्लस कहीं से भी मिलता हो, कोई भी सोर्स हो H प्लस का, ये मेरा H प्लस, ये तेरा H प्लस, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो होगा क्या? देखिए, यहां पर H प्लस के साथ रिएक्शन होगी, हर बार अमोनिया गैस ही इवोल्व होगी। ऐसा नहीं सोचना है H प्लस कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, अगर H प्लस इसको मिलेगा तो अमोनिया गैस डेफिनेटली इवोल्व होगी। तो देखिए, H प्लस वाटर से भी मिलता है, H प्लस एसिड से भी मिलता है, तो इन दोनों ही केसेस में अमोनिया गैस इवोल्व होगी। हाइड्रोलिसिस से इन दोनों ही केसेस में अमोनिया गैस इवोल्व होगी। पानी से H प्लस खाने के बाद लिथियम प्लस पानी के रिमेनिंग आयन OH माइनस के साथ LiOH बनाएगा। क्लियर है बात? यहां देखिए, H प्लस खाने के बाद अमोनिया गैस इवोल्व हुई, लिथियम प्लस Cl माइनस के साथ क्या बनाएगा? LiCl बनाएगा। नोट कीजिए इसको, अगर आपने इसको नोट कर लिया है। इसके बाद देखिए, रिएक्शन विद वाटर, इसको हमें करना होगा अंडरस्टैंड। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, हाईली रिएक्टिव होते हैं। आप जानते हैं लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं, याद है आपको। सोडियम, पोटासियम, इन मेंबर्स को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना हो पाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो पाए। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक H also react with alkali metals। जी हां, टू फॉर्म H2 गैस। देखिए, इस प्रकार से एल्कली मेटल्स रिएक्ट होंगी, लिथियम प्लस पानी H2O क्या फॉर्म होगा? सोचिए, सोडियम प्लस H2O, पोटासियम प्लस H2O क्या फॉर्म होगा? इसके बाद देखिए, इस प्रकार से बाकी मेंबर्स भी रिएक्ट होंगे। इसके बाद देखिए, एसिडिक H कंटेनिंग अदर कंपाउंड्स किस प्रकार से रिएक्ट होंगे? लिथियम प्लस HCl, लिथियम प्लस HCl के बाद देखिए लिथियम प्लस एसिटाइलिन, और देखिए ध्यान से देखिए, सोडियम प्लस HCl क्या फॉर्म होगा? सोडियम प्लस H2SO4 क्या फॉर्म होगा? इसी प्रकार से और मेंबर्स भी रिएक्ट हो पाएंगे। तो चलिए, एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ कैसी रिएक्शन होगी, इसको हमें करना है अंडरस्टैंड। जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं। मेटल से क्या मिल पाएगा? इलेक्ट्रॉन। मेटल से क्या मिल पाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगेन, मेटल से क्या मिल पाएगा? इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए, एसिडिक H है, एसिडिक H है। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, सफिशिएंट पार्शियल प्लस चार्ज होगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद देखिए H2 गैस को इवोल्व करता है। यहां से हाइड्रोक्साइड मिलता है, लिथियम प्लस इसके पास है, तो देखिए Li प्लस OH माइनस, LiOH फॉर्म होगा। यहां देखिए Na प्लस फॉर्म होगा, और इस प्रकार से H2 गैस इवोल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होने के बाद या रिमेनिंग एनायन क्या होगा? OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, NaOH फॉर्म होगा। यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। जी हां, H2 गैस इवोल्व होगी, K प्लस, और यहां से OH माइनस क्या फॉर्म होगा? KOH फॉर्म होगा। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड्स इस प्रकार से होंगे, एसिड्स होंगे, तो देखिए यहां तो रिएक्शन हो ही जाने हैं। H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ नेसेंट H दूसरे नेसेंट H के साथ कंबाइन होगा, और कौन सी गैस इवोल्व होगी? H2 गैस इवोल्व होगी। देखिए, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए क्या फॉर्म करता है? H2 गैस। H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए नेसेंट H, एक नेसेंट H दूसरे नेसेंट H के साथ कंबाइन होगा, क्या बन पाएगी? याद होगा आपको, हाइड्रोजन चैप्टर में बताया जा चुका है, क्या बन पाएगी? H2 गैस। तो देखिए, H2 गैस इवोल्व होगी, Li प्लस Cl माइनस, LiCl। यहां देखिए, लिथियम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक है। जी हां, एसिडिक है। देखिए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, क्या फॉर्म होगा? C माइनस, Li प्लस, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे।
H2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जी हां होगा, NaCl फॉर्म होगा, H2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, Na प्लस SO4 2 माइनस, कैसा सोल्ट मिल पाएगा? Na प्लस SO4 2 माइनस, कैसा सोल्ट मिल पाएगा? ध्यान से देखिए Na2SO4, ऐसा सोल्ट मिल पाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। रिएक्शन विद हेलोजन्स को हमें करना होगा डिस्कस। हेलोजन X2 के साथ जनरलाइज करते हैं, कैसी रिएक्शन होगी? M प्लस X2, ये हेलोजन X2 है, कुछ भी हो सकता है, जी हां, X2 F2 Cl2 Br2 I2। यहां से देखिए किसी भी हेलोजन को पिक कीजिए, क्या होगा? होगा क्या? इधर देखिए बात की जाएगी डिटेल में, क्या होगा? इधर देखिए मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी हो सकती है, होगा क्या? हैलाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? हैलाइड फॉर्म होगा। यहां से देखिए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और ये आप जानते हैं ग्रुप 17 मेंबर्स की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, यानी फॉर्मेशन होगी X माइनस की। किसकी फॉर्मेशन होगी? X माइनस की। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, आप जानते ही हैं। कंबाइंड फॉर्म में क्या फॉर्म करेंगे? यूनिपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, आप जानते होंगे इसको। देखिए M प्लस X माइनस, यहां से MX टाइप के हैलाइड्स फॉर्म होंगे। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजन्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स ऑफ द टाइप MX which are ionic crystalline solids having general formula M plus X minus। क्या जनरल फॉर्मूला होगा? M plus X minus। मेन मुद्दे की बात देखिए, ये है reactivity of metals, alkali metals increases from lithium to cesium। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। जी हाँ, लिथियम से सीजियम मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होगा, जी हाँ, सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस प्रकार से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। हैलोजन्स के केस में ध्यान से देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स फ्रॉम F2 to I2, F2 to I2 डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी हैलोजन्स की डिक्रीज होगी। फ्लोरीन से आयोडीन तक, इस पॉइंट को कीजिए नोट। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है, इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शन होगी? सल्फर फॉस्फोरस के साथ कैसी होगी रिएक्शन? इसको हमें करना है अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, अगर जनरलाइज किया जाए एल्कली मेटल M, कोई भी एल्कली मेटल M, जी हां, सल्फर के साथ रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा? इसकी हमें बात करनी है। एल्कली मेटल M फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट हो, जी हां, इसको भी जनरलाइज करना है, क्या फॉर्म होगा? सोचिए इसके बारे में। सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 16 से। तो देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार से हीट करने पर एल्कली मेटल से सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और एक एल्कली मेटल का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, सल्फर 2 माइनस फॉर्म होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जी हां, इस प्रकार से देखिए मेटालिक सल्फाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? M2S फॉर्म होगा। यहां देखिए फॉस्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है?
ग्रुप 15 से बिलोंग करता है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन से नीचे है फॉस्फोरस। ग्रुप 15 मेंबर्स की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 चाहिए। एक मेटल एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 3 मेटल एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इस प्रकार से ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसने। जी हां, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद यहां देखिए M प्लस P3 माइनस, इस प्रकार से मेटालिक फोस्फाइड की फॉर्मेशन हुई। इसको नोट कीजिए, किस टाइप का सल्फाइड, किस टाइप का फोस्फाइड फॉर्म होगा। ध्यान से देखिए, एल्कली मेटल्स ऑन हीटिंग react with non-metals such as sulfur, phosphorus to form sulfides, phosphides respectively। हाँ, हीट तो करना होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो पाएगा। उम्मीद है आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए फॉस्फोरस सल्फर के साथ रिएक्शन कैसे होगी एल्कली मेटल्स की, आप जान चुके हैं। इसके बाद हमें जानना होगा ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से, किस अंदाज में होगी रिएक्शन। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो डिफरेंट अंदाज में होगी। एल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विद एयर फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स। देखिए ऑक्साइड्स कैसे डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। ऑक्साइड O2 माइनस, जी हाँ, नॉर्मल ऑक्साइड मिल सकता है। O2 2 माइनस, परऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, ये देखिए O2 माइनस, ये नॉर्मल ऑक्साइड है और ये क्या है, ये परऑक्साइड है। और ये देखिए ये सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। चलिए डिटेल में बात होगी। जी हां, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर के साथ इफ एल्कली मेटल्स आर ट्रीटेड विद, ध्यान से देखिए, इफ एल्कली मेटल्स आर ट्रीटेड with limited quantity of air, then formation of normal oxides, normal metallic oxide, then formation of normal metallic oxide takes place। नॉर्मल मेटालिक ऑक्साइड टेक्स प्लेस। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैपिटल M O2 के साथ रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा, हीट किया, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। और कैपिटल M इस प्रकार से होगा। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। क्या होगा ऐसे केस में, आप जानते हैं ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, जैसे सल्फर बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर 2m कंसिडर किए जाए, एक m से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, दूसरे m से दूसरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ऐसे केस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जी हां, O2 माइनस आयन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद। तो देखिए लिथियम प्लस O2 माइनस या फिर M प्लस O2 माइनस। जी हां, जनरलाइज्ड केस की बात करनी है तो इस प्रकार से देखिए किस टाइप का ऑक्साइड मिल पाएगा, M2O टाइप का ऑक्साइड मिल पाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इसके बाद हमें यह जानना होगा, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 की प्रेजेंस में अगर इन ग्रुप 1 मेटल्स को हीट किया जाए तो क्या फॉर्म होगा। ध्यान से देखिए, व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड Li2O, सोडियम फॉर्म्स peroxide of the type Na2O2, whereas potassium, rubidium, cesium form superoxide having general formula MO2। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ आएंगी आपको। लॉजिकली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कौन कहता है इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ता है, अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है।
चीजों को अगर आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो ज्यादा टाइम तक आपको कॉन्सेप्ट्स याद रह पाएंगे। ऐसे ही अगर आप याद करने लग जाएंगे तो देखिए फिर आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लिथियम प्लस O2 की रिएक्शन हो, इस केस में क्या फॉर्म होगा। नॉर्मली इस केस में जैसे आपने यहां अंडरस्टैंड किया ऐसे ही ये आपको ऑक्साइड फॉर्म करना है। लिथियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, Li2O फॉर्म होगा। देखिए 1 लिथियम के साथ 0.5 ऑक्सीजन कंबाइंड है। एवरेज की बात की मैंने यहां पर 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन, 1 लिथियम तो 0.5 ही तो होगा ऑक्सीजन। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये लिथियम ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद देखिए सोडियम प्लस O2, ऑक्सीजन एक्सेस में है। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन एक्सेस में है, क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेस में है, इस केस में Na2O2 फॉर्म होगा। यहां देखिए परोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, परोक्साइड फॉर्म होगा। नोट कीजिए इस केस में परोक्साइड क्यों फॉर्म होगा। देखिए लिथियम से सोडियम मूव करते हैं, साइज इंक्रीज होगा। इस प्रकार से देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे मूव करते हैं लिथियम से सीजियम तक, तो मेटल एटम का साइज इंक्रीज होगा। ग्रेटर नंबर ऑफ O एटम्स के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। टेंडेंसी टू कंबाइन विद greater number of ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीजेस। देखिए किस प्रकार से इंक्रीज होगी। Na प्लस O2 एक्सेस, Na2O2 परोक्साइड फॉर्म होगा, या 1 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन है, 2 के साथ 2, 1 के साथ 1, और नीचे मूव करने पर देखिए एक पर्टिकुलर ग्रुप 1 में अगर बात की जाए और नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा। देखिए पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज इतना इंक्रीज हो जाएगा O2 एक्सेस के साथ ट्रीट करने पर, और ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करना चाहेंगे। देखिए फॉर्मेशन होगी MO2 की 1:2 में नंबर ऑफ मेटल एटम्स, नंबर ऑफ O एटम्स मौजूद हैं, यानी और ज्यादा O कंबाइन हो चुके हैं। सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, कब होगी, तब होगी जब मेटल एटम बड़ा होगा, पोटासियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा। बड़े एटम के साथ, बड़े कैटायन के साथ बड़ा एनायन ही स्टेबल रह पाएगा। इस प्रकार से देखिए टेंडेंसी डाउन द ग्रुप मूव करने पर अगर साइज मेटल एटम का इंक्रीज होगा तो ऑक्साइड से परोक्साइड, परोक्साइड से सुपर ऑक्साइड बनाने की क्या होगी, ज्यादा होगी। इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। किसने क्या फॉर्म किया, O2 लिमिटेड हो ऑक्साइड बनेगा, एक्सेस हो सोडियम परोक्साइड बनाएगा, और बाकी में बस पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद देखिए वाटर में अगर इन ऑक्साइड्स को ऐड किया जाए, वाटर में अगर इन ऑक्साइड्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा, जैसे Li2O, Na2, इस टाइप से अगर ऑक्साइड्स को ऐड किया जाए क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। अगर परोक्साइड को वाटर से ट्रीट किया जाए अंडर कोल्ड कंडीशन क्या होगा, वाटर से ट्रीट किया जाए अंडर हॉट कंडीशन तो क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए होमवर्क होगा, यह आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है KO2 को, पोटासियम सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या फॉर्म होगा। यह आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात में सबसे पहले KO2 की पानी के साथ रिएक्शन हो क्या फॉर्म होगा, इसके प्रोडक्ट को डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले देखिए, अलविदा करने से पहले देखिए यहां क्या फॉर्म होगा, इसके बारे में तो बाद में डिस्कशन होगा। यहां देखिए O2- प्लस H2O पानी के H+ के साथ रिएक्ट हो OH- फॉर्म होगा, तो देखिए LiOH फॉर्म होगा,
जी हाँ LiOH फॉर्म होगा, यहां देखिए NaOH फॉर्म होगा, जी हाँ NaOH फॉर्म होगा, यहां देखिए O2 2- प्लस H2O, पानी के H प्लस के साथ, पानी के H प्लस के साथ ये रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ये रिएक्ट होगा। तो देखिए इस प्रकार से पेरोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? पेरोक्साइड फॉर्म होगा। और यहां से देखिए H प्लस का यहां अटैक होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 फॉर्म होगा। और पानी से H प्लस का अटैक होने के बाद रिमेनिंग आयन कौन सा होगा? OH- होगा। जी हां Na प्लस OH-, क्या फॉर्म होगा? NaOH फॉर्म होगा। यहां देखिए फॉर्म तो यही होना चाहिए था, NaOH प्लस H2O2, लेकिन हॉट कंडीशन है। अंडर हॉट कंडीशन H2O2 डिकम्पोजेज इनटू H2O एंड O2। इस प्रकार से देखिए अगर पानी में इन ऑक्साइड्स को डिसोल्व किया जाए, पेरोक्साइड्स को डिसोल्व किया जाए, क्या फॉर्म होगा? ये पूरी माया आपके सामने। जल्दी से नोट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए, और ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों विदाई का वक्त आ गया है। एल्कली मेटल्स के इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के साथ हमारी एक बार फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।